चलिए, स्वागत है बच्चे आप सबों का। और देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ध्वनि का पिच, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? लाजवाब क्वेश्चन है। ध्वनि की पिच जो है वह आवृत्ति पर निर्भर करेगा, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है ध्वनि की पिच। ध्यान दीजिएगा बच्चे, ध्वनि की पिच, ठीक है, आपको डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति पर डिपेंड करेगा। और यह भी ध्यान में रखना है कि ठीक है, आपको ध्वनि का पिच क्या कहलाता है, तो ध्वनि का मोटा या पतला होना, मोटा या पतला होना, ठीक है, पतला होना, ये कहलाएगा क्या, तो ध्वनि का पिच कहलाएगा। एकदम ध्यान में रखिएगा। आयाम, ठीक है, आयाम जो है यह प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता पर निर्भर करता है। प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करता है, ठीक है। तो बच्चे जल्दी से जुड़िए आप लोग सभी, ठीक है, स्वागत है आप सबों का। और यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते बेटा। कह रहा H2O और Cl2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा H2O प्लस Cl2, ये बन गया क्या, तो ये देखिए 2H2 है, 2HCl बन गया, और इससे ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। तो इस अभिक्रिया में H2O2, ठीक है, ये ऑक्सीजन देता है बच्चे। ये Cl2 को इसने क्या किया, तो ठीक है, इसने ऑक्सीजन मुक्त किया। तो यदि कोई पदार्थ ऑक्सीजन दे, एकदम ध्यान में रखिएगा, यदि कोई पदार्थ ऑक्सीजन देगा तो वो क्या कहलाएगा, तो एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा कि यदि कोई पदार्थ ऑक्सीजन देगा तो वह ऑक्सीकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजर कहलाएगा, ठीक, ऑक्सीडाइजर कहलाता है बच्चे। जो ऑक्सीजन देता है वो क्या कहलाएगा, तो बच्चे एकदम याद रखिएगा कि वह, ठीक है, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। जो ऑक्सीजन देगा तो वो ऑक्सीकारक कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, जो ऑक्सीजन देगा वह ऑक्सीकारक कहलाता है, ठीक है। किसके रूप में कार्य करता है, तो ये ऑक्सीजन, चूंकि H2O2 यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन इसको दे रहा है। और बच्चे, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या में भी कमी आ रही है, हाइड्रोजन की संख्या में भी कमी आ रही है। जरा इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं। ये देखिए H2O2 है, प्लस क्या हुआ, Cl2 है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो है, ठीक है, ये जो है यहाँ पर HCl आ गया। क्या आ गया? HCl आ गया। जरा इस पर थोड़ा सा बारीकी से देखिए। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या में कमी आ रही है, ठीक, ऑक्सीजन ये मुक्तक भी इससे हो रहा है, ठीक है। तो बच्चे ये दोनों तरीके से व्यवहार करता है। आपको H2O2 जो है ये ऑक्सीडाइजर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की भांति व्यवहार करता है। लेकिन यहां पर किस संबंध में बात कर रहा है बच्चे, तो रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की भांति व्यवहार करता है। एकदम ध्यान में रखिएगा। तो यहां चूंकि ध्यान में रखिएगा कि ठीक है, जो पदार्थ ऑक्सीजन क्या करता है, ठीक है, देगा तो खुद का वो अवकरण करता है, यानी यह अपचायक हो गया। बच्चे इसका आंसर हो जाएगा क्या? अपचायक। एकदम इंपॉर्टेंट है, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। बच्चे याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, तो बच्चे ऑक्सीडेशन कहते हैं ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि, हाइड्रोजन की संख्या में कमी। तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, त्याग करेगा, तो इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। रिडक्शन किसको कहते हैं, तो वह अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, तो ऑक्सीजन की संख्या घटेगी, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो अवकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। चलिए, अम्ल आपको ध्यान में रखना है। अम्ल, ठीक है, अम्ल एन एसिड क्या कहलाएगा, तो एसिड कहलाता है। ध्यान में एकदम रखना बच्चे कि एसिड क्या कहलाएगा, तो जो H+ आयन देगा बच्चे, जो H+ आयन देगा, जो ठीक है जलीय विलयन में OH- आयन देगा, उसको हम क्या कहते हैं, तो बेस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, बोल रहा बच्चे। पहले तो बॉर्डर लाइन तत्व देख लीजिए। ये देखिए, ये मैं बना रहा हूं बच्चे। आपको पता है कि बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, फिर देखिए आर्सेनिक और ठीक है, आपको बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये बॉर्डर लाइन तत्व है बच्चे। यानी यह जो है इधर इस साइड पीरियोडिक टेबल में इस साइड धातु होगा, इस साइड अधातु होगा, उसके बीच ये बॉर्डर का काम करेगा। कौन कौन, तो आपको ठीक है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो यहां देखिए पोलोनियम भी है, सिलिकॉन भी है, बिस्मथ है बेटा? नहीं है। तो बिस्मथ आपको बॉर्डर लाइन तत्व नहीं होगा। एकदम ध्यान में रखना है कि बिस्मथ आपका बॉर्डर लाइन तत्व नहीं होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चे। आगे देखते हैं।
कह रहा गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध बताता है? तो देखिए आपको गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी होता है। गति का द्वितीय समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। गति का तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होगा। तो यहां देखिए पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध बताएगा। वेग समय संबंध बताता है, वेग समय संबंध बताएगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, वेग समय संबंध बताएगा। दूसरा आपको विस्थापन और समय संबंध बताएगा, विस्थापन समय संबंध बताता है, विस्थापन समय संबंध बताएगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, विस्थापन समय संबंध यह बताता है। और तीसरा वेग और विस्थापन के बीच संबंध बताएगा, वेग विस्थापन संबंध बताता है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, वेग विस्थापन संबंध बताएगा। चलिए बच्चे, तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। तो गति का पहला समीकरण तो वेग और समय, देखिए वेग और समय, तो वेग और समय ये बी नंबर में है, तो आंसर क्या होगा? तो वेग और समय हो जाएगा। मैंने क्या कहा? पहला लाइन पकड़ने अंतिम में, तो वेग और समय के बीच संबंध बताएगा। चलिए, यौन प्रजनन में माता पिता, बच्चे माता, ठीक है, माता आपको पता है ओभा होता है, ओभा 22 + X क्रोमोसोम हुआ बच्चे, ठीक है। आप पिता में क्या होता है? स्पर्म होता है। स्पर्म जो है वो क्या होगा? तो आपको 22 या तो X होगा या 22 Y होगा, ठीक है। तो दोनों आपस में मिलेगा तो ये बनाएगा, ठीक है, फीमेल, और ये अगर मिल गया तो क्या बनाया? मेल का निर्माण करता है बच्चे। तो अपने जिन का आधा हिस्सा, अपने जिन का आधा हिस्सा दोनों आपस में सम्मिलित होकर के आपको क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, ठीक है। तो आधा हिस्सा, माता का आधा, पिता का आधा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन, ठीक है, प्रयोग करने के लिए गलत होगा? एक तत्व का एक मोल, एक यौगिक का एक मोल, एक तत्व का एक परमाणु, एक यौगिक का एक परमाणु। बच्चे यौगिक का परमाणु नहीं होता है, यौगिक का क्या होगा? तो अणु होगा, ठीक है। यौगिक का एक मोल हो सकता है बच्चे, कैसे? ठीक है, तो बच्चे यौगिक का अणु कैसे हो सकता है और यौगिक का एक मोल कैसे हो सकता है? तो यहाँ देखिए यौगिक CO2 मान लीजिए है, तो CO2 कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 32 हो गया, कुल मिलाकर के 44 ग्राम हो गया। 44 ग्राम बराबर कितना? एक मोल होगा बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा। अब देखिए एक तत्व का एक मोल, एक तत्व का एक मोल कैसे होगा? तो तत्व जो है सोडियम मान लीजिए है, सोडियम का 23 ग्राम है, बराबर कितना? तो एक मोल होगा बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, तत्व का एक मोल हो सकता है कि यौगिक का एक मोल हो सकता है, लेकिन क्या होगा? तो यौगिक का, ठीक है, परमाणु नहीं होगा बच्चे। तत्व का परमाणु हो सकता है, यौगिक का हमेशा क्या होगा? अणु होगा। यौगिक के सूक्ष्म कण को हम अणु कहते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार यहां से प्रश्न आपको पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कारण निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है बच्चे? तो आपको पता है प्लेनेरिया जो है इसमें पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है, पुनर्जनन की क्षमता, ठीक है। सबसे अधिक पुनर्जनन की क्षमता किसमें पाई जाएगी? तो बच्चे पुनर्जनन की सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है आपको प्लेनेरिया में। किसमें पाया जाएगा? प्लेनेरिया में पाया जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, प्लेनेरिया में पाया जाएगा। जबकि आपको कल मैंने बताया था प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा, ठीक है, अपना वृद्धि करता, बहुविखंडन होगा बच्चे, ठीक है। इष्ट में भी आपको, ठीक है, मुकुलन या विखंडन होता है बच्चे, लेकिन हाइड्रा में दोनों विधि द्वारा होगा, आपको दोनों विधि द्वारा होगा पुनर्जनन। यहां पर आपको पुनर्जनन विधि द्वारा भी होगा और बडिंग यानी आपको मुकुलन विधि द्वारा भी इसमें होता है। तो ये बातें याद रखिएगा, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। आंसर होगा कौन सा? तो डी नंबर। नेक्स्ट देखिए, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? ये गोलाकार दर्पण है और इसका प्रतिबिंब सतह का केंद्र, प्रतिबिंबित सतह का केंद्र, गोला का केंद्र नहीं बोल रहा बेटा, गोला का केंद्र बोलता तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, प्रतिबिंबित सतह का केंद्र बोल रहा है तो ध्रुव होगा, तो पोल या ध्रुव कहलाता है, पोल या ध्रुव कहलाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, गोलाकार दर्पण का जो केंद्र होता है उसे हम पोल या ध्रुव कहते हैं। और जब प्रकाश की किरण अनंत से चलती हुई आपको, ठीक है, क्या होगा? काटेगी, जिस बिंदु से प्रधान अक्ष को काटेगी उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं बच्चे। फोकस के दुगुने भाग को हम क्या कहते हैं? तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या होता है? तो 2 गुना फोकस दूरी होता है, 2 गुना फोकस दूरी होगा, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था? तो ये कुलॉम्स ने दिया था बच्चे, कुलॉम ने दिया था। कुलॉम साहब ने बताया कि देखिए 2 आवेशों के बीच लगने वाला ठीक है विद्युत आकर्षण बल आवेशों के गुणनफल का समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहां से निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या R²। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? तो ये
निर्वात का परावैद्युतांक होता है, निर्वात का परावैद्युतांक होगा बच्चे, निर्वात का परावैद्युतांक कहलाता है। और इसका मान कितना होता है, तो मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। आर्किमिडीज ने प्लवन का सिद्धांत दिया था, माइकल फेराडे ने क्या दिया था, माइकल फेराडे ने ठीक है विद्युत अपघटन का नियम दिया था, विद्युत अपघटन का नियम दिया था बच्चे, या विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में भी इन्होंने ही बताया था। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है बच्चे, हाइड्रोक्साइड जो है वो ऋणात्मक आयन है, नाइट्रेट ठीक है NO3 2 माइनस होता है बच्चे, NO3 माइनस कर दीजिए ठीक है, कार्बोनेट CO3 माइनस हो गया बच्चे, अमोनियम NH4 प्लस हो गया, यानी ये धनात्मक आयन है। तो ये एकदम ध्यान में रखिएगा, आपको ये याद रखना बार बार ठीक है। यहाँ देखिए CO3 माइनस माइनस होता है, दो ठो आयन हो गया, ऋणात्मक आयन होगा, NaNO3 माइनस होता है, तो ये एक ही आयन होगा बच्चे, यहाँ पर एक ही ऋणात्मक आयन होता है। तो हाइड्रोक्साइड आपका ऋणात्मक, नाइट्रेट ऋणात्मक, कार्बोनेट ऋणात्मक ठीक है, लेकिन अमोनियम जो है ये क्या होता है, तो बच्चे ये धनात्मक आयन होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन होता है, तो बच्चे प्राथमिक यौन अंग जो है वो वृषण होगा, वृषण 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 होता है, ध्यान में रखिएगा क्या होगा, तो वृषण होता है बच्चे। बार बार मैं आपको बताता हूं कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग वृषण होता है, और यहीं पर आपको किसका निर्माण होगा, स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म का निर्माण कहां होगा, तो टेस्टिस में होता है, और ये शरीर के बाहर स्थित होता है, शरीर के बाहर स्थित होगा, शरीर के बाहर होगा, और इसका तापमान ध्यान में रखिएगा बाहर स्थित रहता है, और इसका तापमान क्या होगा, तो 2 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। याद देखिए शरीर के तापमान से कितना होगा, 2 डिग्री सेल्सियस से कम, शरीर के तापमान से, शरीर के ताप से कितना होगा, ताप से 2 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। और ये क्या करता है, तो बच्चे वृषण, वृषण जो है यह आपको स्पर्म का उत्पादन करेगा, यहीं से आपको स्पर्म उत्पादित होता है, यहां से क्या होगा, स्पर्म उत्पादित होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो बच्चे निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और c बराबर क्या होगा, 1/√μ0 × ε0 होता है, बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। याद रखना निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। यदि घोल से धातु A धातु B को प्रतिस्थापित करता है, तो धातु A बच्चे आपको पता है कि जो धातु मान लीजिए CuSO4 है, अचानक हम इसमें Zn डाल दिए, तो ये क्या करेगा, तो ZnSO4 बनाएगा और प्लस Cu मुक्त होगा बच्चे। तो ध्यान में रखना है कि अधिक क्रियाशील ठीक है तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व जिंक है, ये क्या करेगा, कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर खुद ब खुद अभिक्रिया में भाग लेता है। तो यहाँ पर धातु B को प्रतिस्थापित कर देता है, तो धातु A जो है ठीक है B की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, धातु A B की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसीलिए अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर अभिक्रिया में भाग लेता है, और इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं बच्चे। कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चलिए संक्रमण तत्व क्या होता है, तो बच्चे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को संक्रमण तत्व कहते हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, एलिमेंट्स को संक्रमण तत्व या ठीक है ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, और संक्रमण तत्व कहते हैं। और याद रखना है कि इसका जो 2 बाहरी सेल होता है वो अधूरा होता है, इसके 3 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं, इसके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। तो आपको एकदम ध्यान में रखना है कि इसका 2 ठीक है, याद रखना है इसके 2 बाहरी सेल क्या होंगे, अधूरे रहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स याद रखिए, जैसे बच्चे कॉपर हो गया ठीक है, जिंक हो गया, फेरस हो गया, ये सब जो तत्व होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और संक्रमण तत्व होगा। याद रखना है 3 से लेकर के 12वें वर्ग का, 3 से 12वें वर्ग का तत्व क्या कहलाएगा, तो संक्रमण तत्व कहलाता है या डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल होता है। याद रखना है मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस ठीक है आपको पोटेंशियल एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो हाफ mv² होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो mgh होगा। दोनों के योगफल को हम क्या कहते हैं, तो बच्चे हम कहते हैं, याद रखना है, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो ये बातें याद रखिएगा। नाभिकीय ऊर्जा, तो दो घटनाओं के कारण नाभिकीय ऊर्जा होता है, परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन के कारण नाभिकीय ऊर्जा होता है।
चलिए, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिनमें विचारों का संग्रह होता है? बच्चे, अग्र मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क में ही क्या पाया जाता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम ही बुद्धि, विवेक, ज्ञान का केंद्र बिंदु होता है। ध्यान में रखना है। सेरिबेलम यह शरीर के गति को नियंत्रित करेगा, शरीर के गति का नियंत्रण करता है, गति का नियंत्रण करने का काम करता है बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक का निर्माण करेगा? जब भी Mg को ऑक्सीजन में जलाइए तो बच्चे ये बन जाएगा 2M, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है और काफी चमकीला प्रकाश होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, मैग्नीशियम हवा में जलकर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसमें काफी चमकीला रंग होता है। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसके अंतहीन स्रोत है बच्चे? तो मिथेन का। आपको पता है कि मिथेन जो है, ठीक है, महासागर में जो शैवाल है बच्चे, शैवाल को स्वपोषी कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है, और यह सबसे बड़ा पृथ्वी पर ऑक्सीजन प्रोड्यूसर भी है। और यह आपको क्या होगा? अपघटित होकर कौन सा गैस का निर्माण करेगा? मीथेन। और मीथेन जो है प्रचुर मात्रा में आपको पाया जाएगा। कहां पर? तो आपके, ठीक है, आपके महासागरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? तो बच्चे न्यूटन जो है आपको पता होगा, गणित, ये न्यूटन जो है गति के नियम दिए थे, ठीक, गति के नियम दिए थे। न्यूटन, आपको ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर न्यूटन ने काम नहीं किया हो बच्चे, न्यूटन ने काम नहीं किया हो। न्यूटन लगभग सभी क्षेत्रों में काम करने वाले वैज्ञानिक थे, लेकिन सबसे ज्यादा इन्होंने काम किया किसमें? तो बच्चे कैलकुलस में, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस में इन्होंने काम किया। फिजिक्स में भी इन्होंने बहुत सारा काम किया, इसीलिए इनको प्राचीन भौतिकी का पिता भी कहते हैं। यहां देखिए, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? तो बच्चे मिश्र धातु ध्यान में रखिएगा, यह विविध मिश्रण का, ठीक है, पायस का, ठोस विलयन का, सॉलिड सॉल्यूशन का उदाहरण है बच्चे, सॉलिड सॉल्यूशन का उदाहरण है, सॉलिड सॉल्यूशन का उदाहरण है। क्योंकि आपको पता है, मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए मिश्र धातु समांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण होता है। और यह जो है आपको दो पदार्थों के मिश्रण से बनता है, जैसे कॉपर और जिंक तो पीतल कहते हैं, कॉपर और टिन जैसे कांसा कहते हैं, कॉपर और, ठीक है, ले लीजिए बच्चे, क्या लेते हैं? कॉपर, जिंक और निकेल लेते हैं, जर्मन सिल्वर कहते हैं। कॉपर, ठीक है, जिंक और टीना ले लेते हैं तो इसको बोलते हैं गन मेटल। कौन सा मेटल? गन मेटल कहते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये जर्मन सिल्वर कहेंगे। तो ये सब आपको बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं बच्चे। तो ये आपका साइंस का टेस्ट हुआ। तो बच्चे फिर जो है हम लोग लगातार मिल रहे हैं, सभी गुरुजन लोग आपको लाजवाब डिस्कशन करा रहे हैं। बच्चे आप लोग कृपया लाइव रहें तो और मजा आएगा। चलिए, अभी आपको, ठीक है, रीजनिंग या मैथ दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होगा, जल्दी से, ठीक है, आप लोग जुड़िए, लगातार आपका टेस्ट चलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। चलिए, सभी लोगों का वेलकम है। आज थोड़ा सर का रहता है कॉलेज में क्लास, तो पहले ही मैथ ले रहे हैं और कम ही क्वेश्चन रहता है, जल्दी समाप्त हो जाएगा। सो सब लोग रेडी रहिए, आ जाइए, हम लोग कर ले। आज 12 बजे से एक और क्लास है, उसको भी लेना है, तो 10-15 मिनट, 20 मिनट, 15 से 20 मिनट लगेगा, है ना। आइए देख लेते हैं क्या है। कहता 4624 का वर्गमूल क्या होगा? 4624 का वर्गमूल, अब लास्ट में 4 है तो ये तो फिक्स है, या तो 2 होगा वर्गमूल में, या क्या होगा? 8 होगा। 2 या 8, 2 या 8, ये गलत, ये गलत, ये 2 गो हो सकता है। किसी एक का वर्ग करके देख लेते हैं। अगर इसी का वर्ग हम करते हैं तो 4, 7 दूना 14, दूना 28 और 7 7 49, 2 51, इसका 51 84 होगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये तो हुआ नहीं, तो उत्तर क्या होगा? ये होगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कहता पाइप एबीसी एक खाली टैंक से जुड़े हुए हैं। पहले 2 पाइप 4 और 10 घंटा में टंकी को भर सकते हैं, जबकि भरी हुई टंकी को तीसरे पाइप 6 घंटा में खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों पाइप 3/5 भरी टंकी पर एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे? देखिए, ए है, बी है और सी है। ये है 4, ये 10, लेकिन ये खाली करता है 6। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया? 60। 10 या 30 पर काम नहीं, 60 पे काम करेगा। तो 4 से हो गया 15, 10 से हो गया 6, 6 से हो गया 10, लेकिन माइनस में। अब कहता टंकी 3/5 भरा हुआ है और तीनों मिलकर अगर काम करता है तो 15, 6, 21 में से, यानी 6, 5, 11 बच गया क्षमता। क्या?
अब कहता 3/5 भाग भरे होने पर एक साथ खोले जाते हैं। मतलब पहले से 3/5 भाग भरा हुआ है, तो शेष कितना बच गया? 3/5 का शेष कितना? 2/5, इतना बच गया। 3/5 का शेष कितना? 2/5। इसको कितना से भरना है? 11 से। भाग दे देंगे 5 से 12, यानी 24/11 घंटा लगेगा। 24/11 घंटा लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे। हाँ, आज आप लोगों का लाइव थोड़ा पहले शुरू हो गया, 11:30 बजे ही। वैसे 12 बजे से स्टार्ट होता है। साइंस वाले सर का कुछ था काम, तो क्लास स्टार्ट हो गया, कोई बात नहीं। इसमें आइए, तो इसमें क्या है? जोड़ घटा गुना भाग है, ये ब्रैकेट में है, ठीक है। तो ये तो 2 से 4 बार में, 12 में से 4, 16 में से 4 गया 12। ये भागा है, ये गुना है 3 से 4 बार में, ये भागा है 12 बार में, 12 चौके 48। ठीक लगा दीजिए। सिंपल कैलकुलेशन है क्या? सिंपल कैलकुलेशन है, जोड़ घटा गुना भाग। बढ़ते चलिए। इसके बाद कहता सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से तिगुना है। सीता और रामू में कहता है ये तिगुना है, ठीक है। और कहता है सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 3 बार बाल्टी पलटती है। ये जो है 60 बार बाल्टी पलटती है, जबकि इसका क्षमता 3 है। तो वर्क जो निकालेंगे टोटल वर्क हम, तो ये 60 बार, यानी 60 गुना 3 टोटल वर्क हो गया। यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरने लगे तो कुल कितनी बाल्टी लगानी पड़ेगी? यानी टोटल 3 1 4 क्षमता से। तो वर्क है 60 गुना 3, इसको भरना है 4 क्षमता से। काट दीजिए, कितना बाल्टी लगेगा? 45 बाल्टी में टिक लगाइए। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, आसान सवाल था। 3 क्षमता 60 बार, यानी टोटल वर्क 180। तो 4 क्षमता कितना? टोटल वर्क बटे क्षमता, यानी 45 बार। 7 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म के शीर्ष से उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा यदि टावर के प्लेटफॉर्म की दूरी 50√3 मीटर हो तो टावर की कितनी लंबाई है? ये 7 मीटर प्लेटफॉर्म पर से दिया गया है, इसका उन्नयन कोण ना, शीर्ष से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 है तो ये 1 होगा, और ये कितना होगा? √3 होगा। और यहाँ से जो प्लेटफॉर्म की दूरी जो है ये दिया हुआ है 50√3। तो √3 का वैल्यू अगर 50√3 होगा तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 50 होगा। और ये 7 मीटर पहले से है, तो कहता है पूरा ऊंचाई कितना हो जाएगा? 50 7 57 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इससे ऊपर 50 है, इससे नीचे 7 पहले से कह रहा था। 50 7 57, पूरा टावर की ऊंचाई 57 मीटर। कहता ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो ए बी बराबर कितना? तो ए बराबर हो कितना जाएगा? -10 हो जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा? ये भी -10 हो जाएगा। -10 गुना -10 कितना हो जाएगा? प्लस का 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद ये दिया गया दलों और उनके द्वारा जीती गई सीट निम्नलिखित तालिका में दिया गया। दल जो है ABCD है। दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर में जो सीट जीता गया है वो दिया गया है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर जीते गए सीटों की कुल संख्या कितनी है? मतलब सभी के बारे में पूछ रहा है, सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ना है, बस जोड़ते रहो, सबको जोड़ना है। जो आ जाएगा उत्तर, उत्तर हो गया। कुल जीता गया सीट, सभी को जोड़ना है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, उसको, टोटल को भी। तो टोटल जीता हुआ सीट आ जाएगा, है कि नहीं? ये कोई ए या बी का नहीं कह रहा है, टोटल जीता गया सीट पूछ रहा है। चलिए अगला आइए। जर्मन सिल्वर किसी मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात इतना है, जबकि निकेल से जस्ते का अनुपात इतना है। तो मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते से निकेल का क्रमशः अनुपात क्या होगा? देखिए Cu और Zn दिया हुआ कितना? 17:7। अब फिर कहता है यहां पर निकेल और जस्ता, यानी निकेल और Zn, ये दिया हुआ है 4-3। दोनों को मिक्स करना है, बैलेंस करना है। तो ये नियम आपको पता होगा, जो कॉमन है उसको बराबर कर लेना है। कॉमन जो है उसको बराबर कर लेना है। यहाँ Zn 7 है, यहाँ Zn 3 है। 7 वाले में 3 से गुना और 3 वाले में 7 से गुना। अब हमको कहता किसका रेशियो निकालने के लिए? तो यहां देखिए, तांबा जस्ता तब निकेल, यानी तांबा जस्ता और तब निकेल। कॉपर सिर्फ यहां है 17 या 51। 51 से एक ऑप्शन शुरू है, टिक लगा देंगे यहीं पर। क्या Zn देख लीजिए, Zn यहां 7 या 21 और यहां भी 21, 21 42। और कहीं है? नहीं है, ये नहीं होगा। तब देख लेते हैं अभी।
21 21 जेडेन कितना हो गया 42। निकेल सिर्फ एक जगह है 7 चौके 28। ठीक है 51 42 28 ऐसा ऑप्शन नहीं है। तांबे से जस्ते सब कुछ ठीक लिखे हैं। 17 7 किसका किसका CU जेडेन और ये दिया हुआ है NI जेडेन। ठीक है 4 3 हमको जेडेन को बराबर करना था। 7 है 3 है इसमें 3 से गुना इसमें 7 से गुना तो 17 3 51 CU हुआ। जेडेन दो जगह है 21 और 21 42 हुआ जेडेन और निकेल हो गया 7 चौके 28। निकेल एक ही जगह है 51 42 28 होगा जो कि 21 28 दिया गया है। दोनों को मिलाना ना है कि सिर्फ रेशियो निकालना है, ये भी देख लो। अगर दोनों को मिलाना नहीं है, दोनों को मिला करके अनुपात पूछा जा रहा है क्या? किसी मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात इतना जबकि निकेल से जस्ते का अनुपात इतना। मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते से निकेल का अनुपात, देखो मिला करके अनुपात कहेगा तब तो ये होगा। अगर सिर्फ रेशियो कहेगा तो ये होगा 51, ये दोनों जगह 21 है, ये हो जाएगा कितना 28। ये सिर्फ रेशियो हुआ, ये सिर्फ रेशियो हुआ, ये टोटल अमाउंट हुआ, टोटल अमाउंट हुआ। तो हमको रेशियो पूछ रहा है तब इस आधार पर यही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है अगला सवाल आएंगे। अगला सवाल देखिए, कहता सूर्या रम्या की तुलना में 3 गुना तेज से काम करता। देखिए टाइम एंड वर्क का इसमें 3-4 सवाल आ गया। 3 गुना तेजी से काम करता, किसी काम को पूरा करने में राम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम समय लेता है। अंतर दिया हुआ है समय का। अब देखिए राम्या है और सूर्या है। कहता सूर्या राम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता, मतलब 3-1। जब अंतर दिया हो कम अधिक मतलब अंतर दिया हो तो सबसे पहले ये तो क्षमता हुआ, तब आप सबसे पहले टाइम निकाल लीजिए, टाइम इसका उल्टा हो जाएगा। तो समय का अंतर 2 है और क्वेश्चन में अंतर कितना है 40, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना होगा 20 होगा। अनुपात 1 का वैल्यू 20 हुआ, मतलब इसको लगेगा 20 दिन और इसको लगेगा 60 दिन। तो अब क्या कहता तो कितने दिनों में पूरा काम समाप्त होगा, दोनों मिल जाए तब। एगो 20 है एगो 60 है, डायरेक्ट लगा दो XY बटे X प्लस Y। 20 गुना 60 बटे 80 काट दीजिए, 20 से 4 4 से 15। कै दिन लगने वाला है 15 दिन लगने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। किसका आ रहा है सी आ रहा है, किसका इसका। क्या दिक्कत है इसमें, सी आंसर आ। सी कैसे आएगा बाबू, 68 28 21 कैसे आएगा। CU का पूछ रहा है तो यहां पे तांबा CU जो है, CU तो मात्र 17 3 51 है। अगर सिर्फ रेशियो पूछेगा तो यही होगा उत्तर। और हमको जेडेन अगर यो पूरा दोनों को मिला करके पूछा जाएगा तब तो ये 21 और ये 21 21 21 42 होता, लेकिन ये टोटल अमाउंट में जाएगा। रेशियो पूछेगा तो ये बराबर कर दिए हैं, 21 का सिर्फ 21 लिखेंगे। और जेडेन हमको हो गया, हमको निकेल कहेगा 7 चौके 28 लिखेंगे। रेशियो के लिए सिर्फ ये लिखेंगे। रेशियो पूछ रहा है तो यही उत्तर होगा। ठीक है मनीष सिंह डी। अगला आ जाओ, कहता 40 संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या 6.2/9 को किससे गुना करना चाहिए। इसको किससे गुना करना चाहिए, तो इतना गुना x बराबर 40, खाली भाग दे देना है। 40 बटे कितना हो जाएगा 9 छाके 54 2 56 बटे 9, तो 9 ऊपर चले जाएगा। क्या 9 छाके 54 2 56 बटे 9, तो 9 ऊपर चल गया, काट दीजिए। 8 7 56 8 5 40 यानी 45 बटे 7 आया। 45 बटे 7 45 बटे 7 7 छाके 42 3 45 बटे 7, ऑप्शन नंबर सी। प्लेटफॉर्म में थे, प्लेटफॉर्म कब का छोड़ दिए। चलो अगला सवाल आओ। कहता एक वर्गाकार खेल का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। क्षेत्रफल 196 है तो भुजा क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 14। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर डी। अगला आइए, कहता लालू और बालू की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 3:5 हो जाता है, तो बड़े व्यक्ति की आयु क्या होगी। कहता है 7 वर्ष बाद ये इतना आ जाता है, अनुपात इतना है 1:2, यानी 1:2 ये वर्तमान में है और 3:5 जो है ये 7 वर्ष बाद हो जाता है। तो मतलब 2 से कटना चाहिए, 7 जोड़ने पर 5 से कटना चाहिए, तो 2 से कटने वाला सब है, 7 जोड़ने पर 5 से
ये नहीं होगा। 7 जोड़ने पर 5 से, 7 जोड़ने पर 5 से, 7 जोड़ने पर 5 से, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। बनाइएगा तो इसी सवाल में अंतर सेम करते हैं। यहां 2 का अंतर है, क्या यहां 1 का अंतर है, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 हो गया 3, 4 हो गया 5, कितना बढ़ा 1 बढ़ा, 0 से 7, 7 बढ़ा, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 चौके 28। बड़े वाले की आयु पूछ रहा है, 28 उत्तर हो गया। डायरेक्ट कैसे सोचे, 2 से कटना चाहिए और 7 जोड़ने पर 5 से कटना चाहिए, उत्तर आपका समाप्त हो गया। टोटल जो है कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी पर ढेर सा ऐप पर टोटल क्लास चलता है। कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी पर सभी क्लास चलता है। अगला आइए, 2 और 98 के बीच मध्यानुपात ज्ञात करिए। मध्यानुपात क्या होता है, अंडर रूट ए बी, 2 गुना 98, ठीक है, 2 गुना 98 करिएगा 14 7, यानी 49, 7 गुना 7 गुना 2 गुना 2, यही हो गया। तो इसका कितना आ गया, 7 गुना 2 आ गया, मतलब 14 आ गया। आंसर क्या हो गया 14, 196 का वर्गमूल हो गया। मैथ फाउंडेशन एलपी का मैथ फाउंडेशन हाँ चल रहा है एलपी का मैथ फाउंडेशन 99 रुपया में, 3 से 4 में। कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी ऐप पर देख लो। निम्न को हल करें, यहां फिर ब्रैकेट देखिए, बड़ी ब्रैकेट है यहां तक, यहां छोटी ब्रैकेट है, यहां का है, तो खैर ये ब्रैकेट का तो काम होगा। माइनस माइनस खत्म, ये 9 हो गया, 9 तिया 27 हो गया। इस ब्रैकेट का काम खत्म, यहां का है तो 3 गुना -3, तो ये कितना हो गया -9, -9 -4 कितना हो जाएगा -13। अब तो कुछ नहीं बचा, यहां भागा देना, 13 6 78, लेकिन -6 में टिक लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला आई, संख्या इतना में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर। 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, 4 और 2 के स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 पे 2 3 4 0, और 2 का स्थानीय मान क्या होगा 2, यानी 39 9 9 9 9 8, 39 9 9 9 9 8, ऑप्शन नंबर ए। इसको घटाना है, ठीक है। अगला आइए, एक लंबवृत्तीय शंकु जिसकी आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है का आयतन एक अर्धगोले के आयतन के बराबर है। शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्याओं का अनुपात। शंकु 1/3 पाई r स्क्वायर, और कहता है शंकु जिसकी आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है, ऊंचाई भी r है, r1 मान लेते हैं इसको। अर्धगोला क्या होगा 2/3 पाई r2 ले लेते हैं, q ले लेते हैं, बस काटना ही तो है। अब 3 और 3 गया, पाई और पाई गया, तो r1 क्यूब बटे r2 क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 2/1, तो r1 क्यूब बटे r2, यानी r1 बटे r2 क्या हो जाएगा क्यूबिक रूट 2 बटे क्यूबिक रूट 1, क्यूबिक रूट 2 बटे क्यूबिक रूट 1, ऑप्शन नंबर बी होगा। r1 बटे r2 इसका घनमूल हो जाएगा क्यूबिक रूट 2 और बटे इसका क्यूबिक रूट 1 का वैल्यू क्या होता है 1 ही होगा, ठीक है। पटना में आने से अच्छा रहेगा सर, मैं सोच रहा हूं पटना में आने के लिए, क्योंकि मैं इस बार ग्रुप डी में 0.32 से पीछे हो गया हूं। आ जाओ, पटना आना है तो दिक्कत क्या, आ जाओ। चलो अगला सवाल आओ, सोचना नहीं है, आ जाना है। कहता है एक्स से गाड़ी चलाकर दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है, दाहिने ओर 30 किलोमीटर सीधे जाने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, 20 किलोमीटर जाता है और पुनः बाएं मुड़कर 30 किलोमीटर जाता है। एक्स प्रारंभ स्थान से अब कितनी दूरी पर है। तो ये तो रीजनिंग का सवाल हो गया। बनाने के लिए दिशा पूछ रहा है, कितनी दूरी पर है, दूरी पूछ रहा है। दक्षिण की दिशा में 30 किलोमीटर चलता है, यहां सेंटर ले लेते हैं। दक्षिण कौन सा होगा, ये 30 किलोमीटर चला। अब कहता है यहां से दाहिने मुड़कर, यहां से दाहिने मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, ये भी 30 जाता है, ठीक है। क्लॉकवाइज दाहिना होता है। बाईं ओर मुड़कर फिर 20 जाता है, यहां से बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर 20 जाएगा, ठीक है। 20 गया और कहता पुनः बाईं ओर मुड़कर 30 जाता, फिर यहां से 30 यहां जाएगा, ये 30 फिर गया इधर। तो कहता है एक्स अपने प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी पर है, तो यहां से ये 30 है, यहां से ये 20, 30 20 50 पर है, 50 पर है, ऑप्शन नंबर सी। वैसे रीजनिंग वाले सर बताएंगे ये सब। यहां देखिए फिर डाटा से आपका सवाल दिया गया। 2009 में मोटरसाइकिल की रंग के अनुसार दी गई कुल बिक्री इतना थी। हरे रंग की तुलना में पीले रंग की मोटरसाइकिल की कितनी अधिक बिक्री हुई। हरा और पीला, हरा और पीला, यहां हो गया हरा
ये हो गया पीला पीला पीला, यहां हो गया पीला। तो दोनों में अंतर देखो, ये 8% और ये 10%, दोनों में कितना का अंतर है? 2% ऑफ किसका? 10,000, 2% ऑफ 10,000। 10,000 का 2% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 200। 200 में टिक लगा दो, ऑप्शन नंबर बी। 2% का अंतर है, बस वही उत्तर हुआ। अगला सवाल आएंगे। फिर एक टाइम एंड वर्क से सवाल। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और फिर कहता है ए को कार्य पूरा होने में कुछ दिन पहले कार्य छोड़कर जाना पड़ा, और इस कारण जो है कार्य को पूरा करने में 16 दिन लग गए। यदि कार्य ए अकेला इस कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है, तो काम के खत्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पर चला गया? ए बी किसी काम को 12 दिन में, ए बी किसी काम को 12 दिन में, और ए अकेला उस काम को 21 दिन में। तो पहले तो इसका काम करो, क्या वैसे भी बी निकल जाता डायरेक्ट घटा करके। एलसीएम ले लेंगे हम, कितना? 21 चौके 84, 12 7 21 चौके, ए 4 तो बी कितना? 3, तब ना 7। चलिए इतना काम हो गया। अब कहता है यहां पर ए जो है कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले कार्य छोड़कर चले गया, और इस कारण कार्य जो है 16 दिन में समाप्त हुआ। ए छोड़ करके गया है और काम टोटल 16 दिन चला है, तो 16 दिन में 16 दिन बी काम किया होगा, बिल्कुल। तो बी को 16 दिन काम करा देते हैं। तो 16 तिया 48 काम तो ये अकेले समाप्त किया, बाकी का काम कौन किया होगा? ए समाप्त करके चला गया होगा। तो कहता ए छुट्टी पर चला गया था कितने दिन पहले? पहले पूछ रहा है, ये ध्यान रखना। ए किया कितना दिन काम, तो शेष कितना बच गया? 84 में से 48 गया, 50, 34 2 36 बटे कितना? 84 यानी 48, 16 तिया 48। सब कुछ ठीक है? ये 21 दिन गड़बड़ नहीं दे दिया है, सब ठीक है ना? ए बी 12 21, एलसीएम 84, 12 7 21 चौके 7 4 3, और कहता ए छोड़ करके गया है, टोटल काम 16 दिन में समाप्त हुआ। तो 16 तिया 48 काम तो बी अकेले किया। तो काम के खत्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पर गया था? तो 48 काम के बाद। अच्छा यहां पर जो है बी का न ए का न लेना है, 4 का। तो 36 काम बच गया, 36 बटे 4 यानी ये 9 दिन काम किया। 9 दिन काम किया है, लेकिन हमको पूछता कितना दिन पहले काम छोड़ करके गया। तो काम कै दिन तक हुआ है? 16 दिन। ये कै दिन किया है? 9 दिन। तो छोड़ करके कितना दिन में पहले चले गया? 16 में से 9 घटा लेंगे, मतलब 7 दिन पहले गया। 9 दिन बाद गया, 7 दिन पहले गया, 9 दिन बाद 7 दिन पहले, तब ना टोटल काम 16 दिन। अगर कहता कितने दिन बाद, तो 9 दिन बाद, कितने दिन पहले, तो 7 दिन पहले। अगला आइए। यदि भुजा 1 इकाई हो तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होता है। यदि भुजा 1 इकाई हो तो स्वाभाविक है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1 स्क्वायर बराबर 1। अक्सर, कभी कभी नहीं, एकदम अक्सर होगा हमेशा। अब देखो अक्सर ऑफ्टेन, तब यहाँ वर्ड मीनिंग का खेला है। ऑलवेज होगा तो हमेशा होना चाहिए ऐसा। जब इकाई होगा तो एरिया क्या होगा? हमेशा सेम टू सेम होगा, भुजा के बराबर होगा। अगला आई, रेखीय समीकरण इतना और इतना के जोड़े के हलों की संख्या ज्ञात करें। हलों की संख्या a1 बटे a2 ज्ञात करिए, तो डबल, ये भी डबल और ये भी डबल। यहाँ देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2 है, क्योंकि इस साइड ले जाएगा तो ये भी प्लस में 8 दूना 16, 1 गुना 2 और 2 गुना 2। ये जब तीनों बराबर रहता है तो क्या होता है? अनंत हल होता है, अनंत हल होता है। ठीक है, यहां नॉट इक्वल टू रहता है इस सामने में, तब क्या होता है? एक हल होता है, एक हल। और यहां बराबर रहता है और यहां नॉट इक्वल टू रहता है, तब नो, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ये तो जानते हैं आप, कोई हल नहीं। तो यहां क्या होगा? अनंत हल होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला आएंगे, एक निश्चित धनराशि पर 5% के वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज इतना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज 5% 3 वर्ष। अब देखिए इस सब का मामला याद रहना चाहिए। 3 वर्ष में अगर इतना रुपया प्राप्त हुआ है तो 1 वर्ष में कितना भाग दे दीजिए? 17 तिया 51 5, 1750, 1750 और 1750। कहता है उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ये तो साधारण ब्याज है, आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो 5% अगर है तो आप 3-3-1 का भी नियम लगा सकते हैं, डायरेक्ट नियम भी लगा सकते हैं। 3-3-1 नियम क्या कहता है? 3-3-1
1 वर्ष का 1750 है तो यहाँ 1750 रखेंगे। अब इसका 5% है तो 5% यहाँ रखेंगे। 175 का आधा मतलब 8, 7.5, इसका 5% फिर रखेंगे, यानी 10% हो गया इसका आधा, यानी 4.375 ये हो गया। बस इसको जोड़ लेना है, गुना करके जोड़ दीजिए। तो ये तो हो गया वही कितना 5250 प्लस इसको करिएगा 7 तिया 21 1 22 8 तिया 24 2 26 ये हो गया प्लस 4.375 इसको जोड़ लीजिए, यही आपका उत्तर हो गया। तो 52 और 2 56, 5600 52 और 2 5400 और 62 50 हो गया कितना 5500 6 5 11.5 प्लस 4.375 तो ये हो गया 12 4 16 रुपया 16.8 यही है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला आइए। 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान ज्ञात करें। जब 8 बजेगा तो ये मान लीजिए 8 है तो यहाँ 9 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 11 होगा, यहाँ 12 होगा। तो घंटे की सुई यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा। तो इसके बीच की दूरी 5 मिनट, 5 10, 5 15, 5 20, तो 20 गुना 6 डिग्री न बनेगा, 120 डिग्री का एंगल बनेगा, है कि नहीं। ये से ये रीजनिंग में आपको पढ़ना है। हाँ, मनीष सिंह 120 डिग्री बिल्कुल सही है। अगला सब रीजनिंग का चीज है। किसी त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है। त्रिभुज और चतुर्भुज के आधारों के संलग्न ऊंचाई। अब देखो क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यहाँ किसका पूछ रहा है, ऊंचाइयों का अनुपात, यहाँ h1 ले लेते हैं। और चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, ये h2 ले लेते हैं। लेकिन कहता है चतुर्भुज के आधार का आधा है, ये जो है इसका आधा है, तो यहाँ 2b ले लेते हैं। हो गया, b और b कट गया, h1/h2 निकालना है। तो ये 2 दूना 4/1 हो जाएगा, मतलब रेशियो क्या आ जाएगा 4:1, 4:1। अगला सवाल, इतना को यदि इतना से विभाजित किया जाए तो इतना शेष, इतना को यदि इतना से विभाजित किया जाए तो इतना शेष, a + b का मान। ऐसे सवाल में क्या करते, इतना बराबर 0 करके x का मान निकालते हैं और इसी को इसमें रख देते हैं। इसको इसमें अगर रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 तिया 9 माइनस 3a प्लस b, और शेष कितना है -1, शेष के बराबर। इसी तरह यहाँ पर इतना बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3। इस 3 को किस में रखेंगे, इसमें, यानी 9 प्लस 3b और प्लस a बराबर शेष 39, ये हो गया। कहता है a + b का मान ज्ञात करें, a + b निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से इसको घटा देते हैं, तो ये -3a + b अगर हम निकालेंगे 3b 4b और यहाँ आ जाएगा माइनस प्लस है ना, अगर ऐसे जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, ab का मान निकालना पड़ेगा। ab का मान अगर निकालना पड़ेगा, जोड़ेंगे तो ये 4b और ये हो जाएगा 2a, तो ऐसे तो आएगा नहीं, तब तो अलग अलग वैल्यू निकालना पड़ेगा क्या। वैसे लिखा हुआ सब सही है ना, 3 तिया 9 माइनस 3a प्लस b बराबर -1, सही है। 3 तिया 9 प्लस 3b प्लस a बराबर 39, ये भी सही है। मतलब डायरेक्ट नहीं निकलने वाला है, तो हम किसी एक चीज को कटा देते हैं, काम बन जाएगा। इसमें क्या करते हैं 3 से गुना कर देते हैं। 3 से गुना अगर कर दें या जोड़ दें तो ये 3 तिया 9, ये कितना हो जाएगा, इसमें 3 से गुना कर दे और घटा दे, ध्यान दीजिए, घटा देते हैं, ये भी माइनस, ये भी माइनस। 3 से गुना करके अगर हम घटा देंगे तो 3a और क्या होगा 3b और 3b क्या होगा, कट जाएगा घटाने पर। लेकिन ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27, ये हो जाएगा -9a और इधर जो घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा -9 और ये तो 3b कटिए गया, ये बच गया -a और ये हो गया बराबर में -1 -39। ठीक है, तो ये इतना हो गया 9a और 10a, तो a बराबर कितना हो गया 9a और a 10a इधर आ गया, ये 9 है उधर माइनस में तो 18 हो गया, ये 40 18 58। ठीक है, देख लीजिए एक बार,
18 हो गया, ये आकर के 40 इसमें जुटेगा तो 58 हो गया, सही है। इसी तरह अगर हम b का मान निकालेंगे तो एक बार इसमें गुना कर ले या इसमें, तो a को कटा देंगे तो ये काम बन जाएगा। तो इक्वेशन बना के करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, मतलब यही ना। तब जब इक्वेशन बना के करना पड़ेगा तो हमको करने की क्या जरूरत है, हमको करने की कोई जरूरत नहीं है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, a का मान निकालें, b का मान निकालें और a प्लस b का मान निकालें। क्लियर है? a का मान, b का मान और a प्लस b का मान, एक बार a कटाइए एक बार b कटाइए, दोनों को जोड़ दीजिए, काम खत्म। खत्म हो गया। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि एएलपी के 39 सेट के सेशन में आज जो है सेट नंबर 5 का आपने साइंस और मैथ का डिस्कशन कर लिया है। अब हम चलते हैं रीजनिंग की दुनिया में। रीजनिंग के सारे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव कॉम्पिटिशन व्यू लर्निंग एकेडमी चैनल से। तो चलते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चंस को चलिए फिर बोर्ड पर ले आते हैं। ठीक है, ये रहा रीजनिंग का सेट नंबर 5। ठीक है, वेट अ सेकेंड, और आप लोग आगे आगे आंसर करते जाएंगे। क्लियर? चलो चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है निम्नलिखित उत्तर चित्र जो दिए गए हैं ना, कह रहा है कि में से कौन सा समस्या चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपको किधर से दिखेगा? ये जो पार्ट है ये आपको इधर दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बताओ, दिखेगा। अब ये जो इधर राइट साइड में है वो किधर हो जाएगा? लेफ्ट साइड में। सर्कल ये इस तरह से, तो सर्कल पता है कि आपको राइट से लेफ्ट में जाएगा। ये सर्कल और ये सर्कल की वजह से ए बी कभी नहीं होगा और इस सर्कल की वजह से भी डी कभी नहीं होगा। दैट मीन्स कि आपका फिगर सी होगा और ऑप्शन भी सी होगा। कोई दिक्कत? तो पहले का आंसर क्या निकल करके आया? सी नंबर। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है वर्ग जो है रेखा से वैसे ही संबंधित है जैसे घन। तो वर्ग किससे बनता है? रेखाओं से वर्ग बनता है। तो घन किससे बनेगा? वर्ग से मिल करके क्या बनता है? तो घन बनता है। और आंसर क्या चला जाएगा? डी नंबर। जैसे वर्ग बनाना हो तो किसकी नीड पड़ेगी? रेखाओं की। और घन बनाना है तो किसकी नीड पड़ेगी? वर्गों को। 6 वर्ग जब मिल जाएंगे तो एक घन तैयार होगा। होगा कि नहीं होगा? क्लियर? तो अगला सवाल ये रहा, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में किसकी संख्या त्रिभुजों की संख्या दर्शाती हो। सबसे पहले यहां ध्यान देना, क्या ये एक चतुर्भुज का निर्माण कर रही है? क्या ये एक चतुर्भुज का निर्माण कर रही है? तो आप कहोगे हाँ सर, इस तरह के चतुर्भुज का निर्माण कर रही है। तो इसमें ये कितना भाग है? 4 भाग है। तो इसमें संख्या कितनी हो जाएगी त्रिभुजों की? 8। जितना पार्ट में बटा हुआ होता है उसका डबल त्रिभुज बनते हैं। तो 8 त्रिभुज तो सिर्फ इसके अंदर में बन गए। क्लियर? अब 8 के बाद जरा दिमाग लगाओ, 8 के बाद एक त्रिभुज ये बढ़ रहा है, एक त्रिभुज ये बढ़ रहा है। तो 8 2 10। क्या 10 के अलावा भी कोई त्रिभुज बन रहा है? ये बताओ, क्या 10 के अलावा भी त्रिभुज बन रहा है? जी नहीं। 8 प्लस 2। सर ये 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा आपने कहां से लिया? तो एक त्रिभुज ये हमने एक्स्ट्रा लिया और एक त्रिभुज ये हमने एक्स्ट्रा लिया। टोटल त्रिभुजों की संख्या केवल और केवल 10 है। 11 बहुत लोग हाईएस्ट देख करके 11 आंसर कर देते। तो ये जो 11 दिया हुआ है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया हुआ है। क्लियर? तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा अगला सवाल, ध्यान दीजिएगा। अब 15 नंबर में क्या कह रहा है और किस तरह से बन जाएगा। देखिए इतना तो पता है कि 2 2 1 2 2 1 1 1, तो यहां पर कभी भी क्या हो जाएगा? देखिए 2 2 और 1 2 2 और 1, यहां जो है इन दोनों का क्या है? आधा। क्या है? आधा। इस दोनों का क्या है? आधा है। क्या है? आधा है। तो यहां पर भी आधा लाइन होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो सीधी लाइन से ए भी हो सकता है, बी भी। डी तो कभी नहीं होगा। डी बताइए कि कभी भी होगा? कभी भी नहीं होगा। हमको लगता है कि सिंगल सिंगल तो सिंगल। अच्छा, एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन, तो एक बड़ा लाइन भी हो सकता है सी। ओके,
बी ए, तब अब देखिए ए या बी में कंफ्यूजन है तो ए और बी कभी होगा, तब फाइनली आंसर क्या चला जाएगा? सी। जैसे एल है, यहां पर क्या है? एल, एल उल्टा है, और यहां पर क्या हो गया? ये यहां पर भी ये दोनों उल्टा है, तो ये दोनों हो गया, तो यहां पर भी एक लाइन तीनों जगह पर है, तो यहां पर भी तीनों जगह पर एक लाइन होना ही चाहिए। क्लियर? तो अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। आपको एक तर्क दिया गया है कि आज रविवार है तो कल सोमवार है, तो पक्का सही हो जाएगा। आज अवकाश है ये नहीं कह सकते। अगर आज रविवार है तो कंफर्म कह सकते हैं कि कल क्या होने वाला है? सोमवार होने वाला है। लेकिन आज अवकाश है ये हम क्लियर नहीं कह सकते हैं, तो केवल एक तर्क संगत है, ऑप्शन से ए चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ए। क्लियर? तो अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए तो कह रहा है कि सन्निहित आकृति का मतलब इमेडेड फिगर, ये बताइए त्रिभुज के साथ साथ ये लाइन कहां दिख रहा है? क्लियर दिख पा रहे होंगे आप कि ए नंबर में दिख रहा है, ऑप्शन भी ए और फिगर भी ए हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल कह रहा भारत, महाराष्ट्र और केरल। आपको पता है कि भारत के अंदर में महाराष्ट्र अलग और केरल अलग होगा, ऐसा फिगर कहां दिख रहा है? सी नंबर में। क्योंकि महाराष्ट्र का केरल से तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो या फिर केरल हो, दोनों किसके अंदर में आएगा? भारत के अंदर में आएगा। क्लियर? अगला सवाल, अब यहां ध्यान देना है, ऐसा सेट जो किसी समूह से संबंधित नहीं रखता है वह है। इसमें से कौन किसी से भी संबंधित नहीं रखता है? अब ये बताओ, मतलब कि कोई एक है जो बाकियों से क्या है? अलग है। तो कौन सा ऐसा संख्या है जो बाकियों से अलग है? कौन सा ग्रुप? ये बताओ। तो यहां पर अगर देखेंगे तो गुना 7 यहां से क्या हुआ? गुना 7। ऐसे नहीं, ऐसे देखो, यहां से यहां में क्या हुआ? गुना 7। यहां से यहां में क्या हुआ? गुना 8। यहां से यहां में गुना 7 गुना 8। यहां से आते हैं तो गुना 7 गुना 8। लेकिन यहां से आते हैं तो गुना 7 तो हुआ, लेकिन यहां गुना 8 और प्लस 1 हो गया, तो ये क्या है? अलग है। कौन? तो 5, 35 और 41। 99 वाला क्लास आज होगा क्या सर? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। डन? अगला सवाल, अब इसको फुलफिल करना है तो जरा बताओ। सबसे पहले तो यहां से एक लाइन ये जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? इस तरह से जाएगा ना। फिर यहां से एक लाइन ऐसे, और सर्कल तो बनाएगा ही बनाएगा, बनाएगा कि नहीं? तो कौन सा फिगर है ऐसा? और फिर उसके बाद ऐसे भी बनाएगा। कौन सा फिगर ऐसा है जो एकदम एग्जैक्ट सेट होगा? जल्दी से बताओ, कौन सा ऐसा सेट है जो बिल्कुल एग्जैक्ट सेट होगा? ए नंबर हो जाएगा। कहिए का है? क्योंकि देखो ये भी तो बनाना है आपको, ये भी तो बनाना है, तो इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा? इस तरह से फिर ये लाइन बनेगा, फिर यहाँ से ये भी बनेगा, बनेगा कि नहीं? फिर इधर से और ये सर्कल बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि देखो सर्कल पूरा क्लीन है, यहां सर्कल पर देखो क्रॉस है, सी कभी नहीं होगा। अब देखो सर्कल के पास ऐसा है, कभी नहीं होगा। क्रॉस कर रहा है, कभी नहीं होगा। क्रॉस करने से ही पता चल गया। डन? कल का क्लास नहीं दिख रहा है ऐप पर, मैं बात कर लेता हूं, विकास कुमार, दिख जाएगा। अब कह रहा अगला क्या होगा? एन से एल में 2 घटा, फिर 2 घटा, 2 घटा, तो 2 घट जाएगा, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा? एफ चला जाएगा। क्या चला जाएगा? एफ। क्लियर? अगला सवाल, अच्छा ये अंगूर है, अंगूर का संबंध बंच से, बंच का मतलब गुच्छा, तो भेड़ के समूह को, अंगूर के समूह को क्या कहा जाता है? गुच्छा, बंच। तो भेड़ को क्या कहा जाता है? फ्लॉक, क्राउड, सबर्म या आर्मी? आर्मी तो होगा नहीं। सबर्म, फ्लॉक या क्राउड क्या होगा? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा उसमें? फ्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। भेड़ का झुंड, जिसको जिसको क्या कहते हैं? झुंड। तो झुंड तो ऑप्शन में है नहीं। क्राउड, आदमियों का भीड़ को क्राउड कहते हैं, ठीक है, या किसी वस्तु का क्राउड इसके लिए नहीं होता है। जब भीड़, मान लो कि बहुत सारे भेड़ बकरियां एक जगह इकट्ठे हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? बकरियों का झुंड, शेरों का झुंड, कुत्तों का झुंड। तो झुंड हो जाएगा, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? फ्लॉक कहते हैं। डन? अगला सवाल, सभी बाज जो है ना वो चील है, तो बी से बाज हो गया, और सारे के सारे बाज क्या हो गए? चील। और सभी चील पक्षी हो गए, सभी चील पक्षी हो गए। डायग्राम बन गया।
पहला निष्कर्ष कह रहा कुछ पक्षीबाज है, तो जैसे ही कोई दो डायग्राम साथ में हो तो कुछ तो 100% सही है और कुछ बाज पक्षी है तो दोनों का दोनों सही हो जाएगा, मतलब दोनों अनुसरण करता है। डन। अगला सवाल, यहां पर कौन सा आएगा? जब ये दोनों सेम है तो यहां पर भी दोनों सेम होगा, तो इसकी वजह से ये गलत, ये गलत। अब देखिए ये दोनों इधर है तो इधर हुआ, ये दोनों इधर है तो कलर किया हुआ पार्ट किधर जाएगा? इधर जाएगा। कलर किया हुआ पार्ट किधर जाएगा? ये कोना में होना चाहिए, मतलब इसकी वजह से बी नहीं होगा, आंसर ए। फिगर भी ए और आंसर भी ए हो जाएगा। फिगर भी ए और आंसर भी ए हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। धोनी के बारे में बात कर रहा है कि धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है और बल्लेबाज होशियार होते हैं, मतलब धोनी होशियार है। धोनी जो है एक अच्छा बल्लेबाज है और बल्लेबाज जो भी होगा वो होशियार होता है, तो सभी होशियार लोग बल्लेबाज होते हैं। गलत, उल्टा बात कर दिया। अगर मैं कहूं कि सारे डॉक्टर इंजीनियर है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारा इंजीनियर भी डॉक्टर होगा। डॉक्टर जितने भी होंगे वो इंजीनियर होंगे, हाँ इंजीनियर में से कुछ डॉक्टर होंगे। ये क्या कह दिया? सभी तो गलत हो गया। धोनी होशियार है तो बिल्कुल सही, क्योंकि जो बल्लेबाज होते हैं होशियार होते हैं, धोनी तो बल्लेबाज है मतलब वो होशियार है। केवल निष्कर्ष दो मतलब बी। डन। अरविंद कुमार, ये सेट जो है डिस्कशन फ्री है। सेट अगर देना है तो कॉम्पिटिशन व्यू ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर आप सेट दे सकते हैं, या रुक्मिणी प्रकाशन ऐप डाउनलोड करिए, वहां से आप दे सकते हैं। कह रहा ऊपर दिए गए क्रम में बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाईं ओर से तीसरा अक्षर क्या होगा? देखिए जब एक बाएं हो और एक दाएं हो तो यहां क्या हो जाता है? प्लस। तो बाईं ओर से 12 के दाईं ओर 3, मतलब 12 3 15वां हो जाएगा। किधर से? तो बाएं से। अब बाएं से 15वां गिन लो, देखो 3 हुआ, 3 6 3 9 3 12 3 15, मतलब बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डन। आराम से बन गया कि नहीं बन गया? क्लियर है? चलिए अगला सवाल। कुछ फरिश्ते देवता है, तो ऐप से फरिश्ते हो गए, और कुछ फरिश्ते क्या हो गए? देवता। और सभी जीव देवता है। इसका मतलब है ये डायग्राम ऐसे बनाना पड़ेगा, कुछ फरिश्ते क्या हो गए? देवता, और सभी जीव देवता, तो जीव इसके अंदर में। लेकिन याद रहे कि फरिश्ता और जीव अलग अलग होगा। अब पहला निष्कर्ष आपका क्या कहता है वो बताओ। कह रहा कुछ फरिश्ते जीव हैं, तो क्या फरिश्ता और जीव में कोई रिलेशन है? नहीं, तो पहला गलत हो गया। कुछ जीव फरिश्ते हैं, क्या रिलेशन है? नहीं, तो दोनों में से कोई भी नहीं करता है अनुसरण। ऑप्शन से ए हो जाएगा। डन। चलो फिर अगला सवाल ये रहा। MA तो यहां पर का गायब अक्षर बताइए। MOAT मोट तो होगा नहीं, MART माट, MAPT MACT मैक्ट, तो बताइए कौन सा अक्षर यहां पर दें ताकि एक मीनिंगफुल शब्द बना दे। तो बताइए माट बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि माट जैसे विशाल मेगा मार्ट सुनते हैं ना, तो माट एक क्या है? अर्थपूर्ण शब्द है। उसके लिए किसकी जरूरत पड़नी है आपको? तो आर की जरूरत पड़नी है। किसकी जरूरत पड़नी है? तो आर की जरूरत पड़ रही है। क्लियर? अगला सवाल। यदि एक्स ने इतिहास, भाषा और विज्ञान में औसतन 50 अंक प्राप्त किया तो विज्ञान में उसने कितने अंक प्राप्त किए हुए? तो ये औसतन है किसमें किसमें? इतिहास, भाषा और विज्ञान में। तो टोटल कितना हो गया? ये तो रेशियो का सवाल हो गया। टोटल कितना हो गया? 150। 150 में से कह रहा है उसने विज्ञान में कितने अंक, तो उसका इतिहास और भाषा में औसतन 25 है। अब इससे तो पता चल जाएगा, इतिहास और भाषा में अगर औसतन अंक 25 है तो 25 गुना 2 50 हो गया। तो इसका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। किसका? विज्ञान का। तो पहले से तो आंसर आ गया। दूसरा, उसे भाषा में 30 अंक प्राप्त हुआ है, इससे पता नहीं चल पाएगा। तो कथन एक अकेला ही ऊपर का प्रश्न देने के सक्षम है, परंतु कथन 2 नहीं, तो आंसर ए चला जाएगा। क्लियर? अगला सवाल देखिएगा। ये इस तरह से है, फिर इस तरह हो गया, फिर इस तरह हो गया। ये यहां से ऊपर चला गया, ठीक है, फिर 2 पर आ गया, यही ना? ठीक है, तो ये तो अगला क्या होगा? जरा बताइए अगला क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा,
एक यहां से गायब हो गया कि नहीं हो गया, 3 3 2 हो गया, तो ये 3 रेखा तो कितनी रेखा होनी चाहिए, तो 2 रेखा होनी चाहिए। तो बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए या सी में से होगा। तो कभी भी क्या हो जाएगा, क्रॉस, मतलब फिगर नंबर सी। समझ गया। अगला सवाल, दिसंबर 2017 में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। यह गलती से रीजनिंग में आ गया है। यदि भी यू का भाई है, ये बनाइए, यदि भी कौन है, तो यू का भाई है। यदि भी यू का भाई है, यू डब्लू की बहन है। यू किसकी बहन हो गई, तो डब्लू की बहन हो गई। यू डब्लू की बहन है और एक्स यू का पति है, और एक्स यू का पति है। ध्यान दीजिएगा, डब्लू जो यू डब्लू की कौन है, बहन है, तो डब्लू को यहां भी रख सकते हैं ना, यू डब्लू की बहन है। एक्स यू का पति है, एक्स किसका पति हो गया, तो यू का पति है। तो यू का भी से क्या संबंध है, तो सवाल क्या पूछ दिया कि यू का भी से क्या संबंध, तो बहन। क्या संबंध, तो बहन। आंसर बी हो गया। क्या हो गया, बी। क्लियर। तो आज का ये सेट आपका कंप्लीट होता है। कल मिलते हैं अगले सेट यानी कि सेट नंबर 6 के साथ सेम टाइम पर। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय सभी को।